brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। जैसा कि अपेक्षित था, आम आदमी पार्टी गुजरात में भी एक चेहरे के साथ उतर रही है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के अगले ही दिन ईसुदान गढ़वी के नाम की घोषणा हो गई। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में भी सीएम फेस की घोषणा की थी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान तो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने, लेकिन अमित पालेकर गोवा में और कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में अपनी सीट नहीं बचा पाए। कर्नल कोठियाल ने तो पार्टी से इस्तीफा भी दिया। दिल्ली, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड की राजनीति के अपने अलहदा समीकरण हैं, इसीलिए इन चार उदाहरणों के आधार पर किसी तरह का स्ट्राइक रेट निकालना जल्दबाजी हो सकती है। फिलहाल हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी और गुजरात की राजनीति के गणित में कहाँ फिट होते हैं। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि गुजरात में भाजपा को असली मुकाबला वही दे रही है। ऐसे में इस बात की भी था लेनी चाहिए कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में ईसुदान बनाम भूपेंद्र पटेल का मुकाबला चाहती है या फिर केजरीवाल बनाम मोदी, जिसका नैरेटिव पहले से ही चल रहा है और जो कि ज़्यादा कैची है। सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं कि गढ़वी के नाम का ऐलान करते हुए उनकी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या। जबरदस्त बदलाव की ओर इस बार गुजरात जा रहा है। एक बहुत उम्मीद, लोगों को उम्मीद है कि महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, उनकी जिंदगी में सुधार होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, अस्पताल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, नया इंजन है, नई उम्मीद लेके आई है। पूरे देश के अंदर नई उम्मीद, नई राजनीति, नए चेहरे। तो हम कमरे में बैठ के ये तय नहीं करते कि सीएम हमारा कौन होगा। पंजाब के अंदर ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी में नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, माने राष्ट्रीय स्तर के अतिरिक्त महासचिव। आम आदमी पार्टी ने लोगों से सीएम फेस पर राय मांगी थी। पार्टी का यह कहना है कि राय शुमारी में 40 वर्षीय ईसुदान को 73% लोगों की पसंद बताया गया जब उसका एनालिसिस हुआ। आज से पहले तक उनकी यात्रा क्या थी, इस बारे में भी आपको सामान्य जानकारी दे देते हैं। वो गुजरात के द्वारका ज़िले में पड़ने वाले पीपलिया गांव से आते हैं। पिता उनके खिरज भाई हैं। उनका परिवार खेती करता था, लेकिन अभाव नहीं था परिवार में। शुरुआती पढ़ाई के बाद ईसुदान कॉलेज के लिए जामनगर गए, फिर अहमदाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की उन्होंने। पहले वो दूरदर्शन पर योजना नाम के कार्यक्रम में नजर आए और उसके बाद निजी समाचार चैनल्स के लिए उन्होंने काम किया। सुबह के लिए कई चैनल्स के चैनल हेड तक भी पहुंचे। वो काफ़ी यंग थे उस टाइम। डांग जिले में पेड़ों की अवैध कटाई में हुए 150 करोड़ के घोटाले पर उनकी रिपोर्टिंग को खूब चर्चा मिली। इसके बाद गुजरात सरकार को कार्रवाई भी करनी पड़ी थी। वैसे गुजरात में जिन्होंने ईसुदान को टीवी पर देखा है, उनमें से ज़्यादातर उन्हें महामंथन नाम के एक प्रोग्राम के लिए जानते हैं। जून 2021 में अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद आए, तब ईसुदान आम आदमी पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुए। दोनों को मिलाने में गोपाल इटालिया की भी भूमिका बताई जाती है। इसके बाद ईसुदान कुछ सक्रिय हुए। दिसंबर 2021 में गुजरात में पेपर लीक कांड का विरोध दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांधीनगर स्थित सूबे के भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे। तब ईसुदान भी इनके साथ थे। भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की। ईसुदान पर भी कथित रूप से शराब पीकर महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया, लेकिन पुलिस जांच में शराब की मात्रा नगण्य मिली। तब ईसुदान ने कहा था कि वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराने को भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। फिर मई 2022 में जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में परिवर्तन यात्राएं निकालनी शुरू की, तो उनमें भी ईसुदान को देखा गया। गुजरात के वोट बैंक में सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी समाज का है और ईसुदान इसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पार्टी ने चेहरे के साथ जाति का गणित भी साधने की कोशिश की है। अपने नाम के ऐलान पर ईसुदान ने खुद क्या कहा, अब वो सुनिए। ऐसा नहीं था कि मेरे पास और भी राजनीति के लोग नहीं आए होंगे, लेकिन मैंने कहा कि राजनीति मेरी मजबूरी है, राजनीति शौक नहीं है। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर गुजरात की जनता के लिए आया हूं और मैं गुजरात की जनता को ईश्वर की साक्षी में एक वादा करता हूं कि मैं जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये मेरा वादा है। ईसुदान के नाम के ऐलान पर सत्ताधारी भाजपा ने क्या प्रतिक्रिया दी, अब ये भी आप सुन लीजिए।
किसी को भी बनाएं। उत्तराखंड में कोटियाल साहब को बनाया था, जमानत जब्त हो गई। यहाँ पे भी जमानत जब्त होगी। कैंडिडेट डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा। आप फर्जीवाड़ा कर कर हमने लोगों से रिस्पांस लिया, लोगों से फ़ोन किया, सब पता, सब नकली काम हो रहा है। और गुजरात की जनता बहुत समझदार है, सूझवान है, वो इनके धोखे में और बुलिखे में आने कयास लगाए जा रहे हैं कि ईसुदान अपने गृहनगर खंबालिया से ही विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरेंगे। दिल रन टॉप पर आप जल्द ईसुदान गढ़वी का एक विस्तृत इंटरव्यू देखेंगे, जिसमें हमारे साथी अभिनव और विजय ने उनसे हर तरह के सवाल पूछे हैं। मसलन अगर आम आदमी पार्टी जाति की राजनीति करती ही नहीं तो फिर वो अपने वंश की बात क्यों करते हैं कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और अगर आम आदमी पार्टी वाकई भाजपा को अपना कंपटीशन मानती है तो ब्रांड मोदी पर टिप्पणी करने से क्यों बचती है। पूरा इंटरव्यू जैसा हमने कहा आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा हमारे ऐप या फिर हमारे तमाम चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पे, लेकिन एक छोटी झलक जरूर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मैंने जब तय किया कि राजनीति में जाना तो मेरी फैमिली रेडी नहीं हुई थी। मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि ये क्यों कर रहे हैं, हमारे तो सरपंच तक नहीं है, सदस्य तक नहीं है, और ये क्या है, गंदी राजनीति है, कोई गालियाँ देगा, कोई ये करेगा, आप पर हमला करेगा। मैंने कहा देखो आप मुझे रोको मत। 39 का था तब, अब 40 का हूँ। मैंने कहा कि 20 साल अब बाकी रहा है जिंदगी का, बाद में मनुष्य अवतार कब मिलता है पता नहीं है। वोटों की खेती कर लेंगे। देखो वोटों की खेती करने नहीं आया हम जनता को न्याय दिलाने आए हैं। मुझे लग रहा है कि भाजपा कांग्रेस दोनों एक जैसी थी, इसलिए किसान बढ़ता था। आम आदमी ईसुदान भाई, अरविंद केजरीवाल, गोपाल इटालिया ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो एक होकर इस बार वोटिंग करेंगे। 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, 44 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, 53 लाख बच्चे, 53 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। उसके माता पिता भी अपने बच्चों के लिए आप कुल मिला के कहते हैं कि जाति की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया को आप क्षत्रिय बताते हैं कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, गोपाल इटालिया को सरदार पटेल का वंशज बताते हैं, तो ये क्या है, इसको ये क्या जाति की पॉलिटिक्स है या नहीं? देखो हमने ये नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक मनीष सिसोदिया जी को जब खरीदने की कोशिश की भाजपा ने, तब हमने ये कहा कि शिंदे जी, हेमंत बिस्वा इस तरह के नहीं है, ये महाराणा प्रताप के वंशज है। लेकिन कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी से मुकाबला है और कांग्रेस के भी पुराना गढ़ है, पुराने नेता हैं, तो इसमें आम आदमी पार्टी, आपके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट कटवा बन के रह सकती है। पंजाब में भी यही लोग कहते थे, दूसरा दिल्ली में भी यही कहते थे। देखो जनता तय करती है सिंहासन किसको देना है, और जनता तय करती है ना तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने कहा कि मोदी ब्रांड है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, हम सबको गर्व होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, उसको यहाँ मुख्यमंत्री बनाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और नरेंद्र मोदी की इज्जत गुजरात की वजह से जा रही है। देखो ये पेपर लीक होता है, मोरबी के कांड होते हैं, तो जब आम आदमी की सरकार आएगी कोई पेपर लीक नहीं हो पाएगा, तो नरेंद्र मोदी को गर्व होगा कि क्या बात है, अब तो मेरे गुजरात पार्टी हार जाएगी तो इज्जत नहीं। पार्टी देखो प्रधानमंत्री की पार्टी नहीं होती है, प्रधानमंत्री तो देश के गर्व हैं किसी पार्टी से ही। हाँ, लेकिन वो जरूरी नहीं है एक दो में और पार्टी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनकी इज्जत तो बच जाएगी। अब वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ सोचेंगे कि यार ये गुजरात से आते हैं, भाजपा वालों ने पेपर लीक किया है, नरेंद्र भाई की पार्टी है, तो नरेंद्र भाई की इज्जत पे कुछ तो दाग लगते हैं। हम चाहते हैं कि नरेंद्र भाई को एक विश्वास देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, किसी की ताकत नहीं है कि वो पेपर लीक कर पाए, करप्शन कर पाए, हम ऐसी व्यवस्था देंगे। तो इंतजार कीजिए उस इंटरव्यू का। ये थी हमारे दिन की बड़ी खबर। अब गौर कीजिए सुर्खियों पर। पहली सुर्खी पर बात करें उससे पहले आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये धुंधली तस्वीरें दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की हैं। आज यानी 4 नवंबर के रोज प्रदूषण की वजह से छाई धुंध के चलते कुछ फुट दूर तक देखना भी मुश्किल हो रहा था। सुबह के वक्त दिल्ली के कई इलाकों का यही हाल रहा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हो रहे अपडेट्स हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ उन इलाकों का हाल जान लीजिए जहाँ AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े बद से बदतर की स्थिति में पहुँच रहे हैं। ये सारी दिल्ली की जगह हैं। बवाना में AQI का स्तर था 482, चांदनी चौक में 480, अलीपुर में 475 और आनंद विहार में 470। ये हमने आपको सारी उन जगहों के नाम बताए जो NCT दिल्ली में आते हैं, जिसको आप राज्य दिल्ली राज्य कहते हैं। इनसे इतर आप फरीदाबाद देखें, गुड़गांव देखें, नोएडा देखें, आसपास की जितनी जगह हैं वहाँ भी AQI इसी तरह का है। AQI में आप जानते ही हैं कि 6 कैटेगरीज होती हैं: गुड, सैटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सिवियर। जितना ज़्यादा AQI होता है हवा उतनी ही प्रदूषित मानी जाती है।
हो भी यही रहा है। प्रदूषण के मामले में दिल्ली की हालत सीवियर कैटेगरी में है। जानलेवा प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार कल से ताबड़तोड़ ऐलान कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या घोषणाएं की इस दौरान आप सुन लीजिए। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। केजरीवाल की तरह दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी आज पोल्यूशन के मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। केवल एसेंशियल ट्रक्स को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी, मसलन अगर उसमें दूध या तेल इस तरह की चीज़ें लदी होंगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही दिल्ली में एंट्री की परमिशन दी गई है। गोपाल राय ने यह भी बताया कि दिल्ली में C&D एक्टिविटी यानी कंस्ट्रक्शन, निर्माण और डेमोलिशन यानी कि जो पुराने पक्के निर्माण होते हैं उनको तोड़ना, उस पर पहले ही रोक लगी हुई है। इनमें से कुछ कैटेगरी में छूट दी गई थी, लेकिन आज से हाईवे, ओवरब्रिज, पाइपलाइन इन सब के निर्माण कार्यों पर भी रोक लग गई है। गोपाल राय ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर भी एक जरूरी ऐलान किया है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो इसे जरूर सुनिए। दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी जी। दिल्ली सरकार का मैंडेटरी सरकारी दफ्तर दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्रदूषण को कम करने के लिए लिए जा रहे उपाय या किए जा रहे उपाय कितने कारगर होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इनके नाम पर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है वो बढ़िया चल रही है, उसका असर भी खूब हो रहा है। दिन भर इसकी चर्चा होती है, आप भी सुन लीजिए। समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। पहली चीज, सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नियत का पोल्यूशन, और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नियत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है, और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। प्रदूषण पर हो रही राजनीति की किताब में पराली का चैप्टर टॉप पर रहता ही है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक पराली जलाने का सिलसिला जारी है और सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में जुटी हैं। आज दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने पंजाब में जलाई जा रही पराली को लेकर उचित कदम उठाने की बात कही। भगवंत मान ने बिना देरी किए इस चिट्ठी का जवाब भी दे दिया, उसे ट्वीट भी कर दिया जिसमें लिखा था कि LG साहब, आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों को रोक रहे हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को रोक दिया और मुझे चिट्ठी लिखकर राजनीति कर रहे हैं। नेताजी के शब्द हैं, हमारे नहीं। इतने गंभीर विषय पर राजनीति ठीक नहीं। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण में पराली का कितना योगदान है और कितना नहीं, इन सब मुद्दों पर हमने कल यानी कि 3 नवंबर के रोज एक विस्तृत शो किया था। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके प्रदूषण का पूरा तिया पांचा यहाँ पे समझ सकते हैं। फिलहाल प्रदूषण का मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, इसकी चपेट में दिल्ली के आसपास के इलाके भी हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में चिंता जताते हुए पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरीज को 10 नवंबर को तलब किया है। इसी रोज प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। दूसरी सुर्खी का संबंध भी दिल्ली से है। MCD यानी दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने आज 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि MCD चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी, उसके बाद 4 दिसंबर को वोटिंग और फिर 7 दिसंबर को नतीजों की घोषणा हो जाएगी। दिल्ली में इस बार 250 वार्ड्स में इलेक्शन कराए जाएंगे। दिल्ली में इस बार सरकार ने निगमों का एकीकरण कर दिया है। पहले राजधानी में 3 नगर निगम हुआ करते थे, अब केवल 1 नगर निगम होगा।
एकीकरण से पहले दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 272 वार्ड्स होते थे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार 1 नवंबर को एमसीडी के परिसीमन के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में नगर निगम के वार्डों की संख्या अब 250 होगी। आज तक से जुड़े कुमार कुणाल के मुताबिक दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों में से अनुसूचित जाति एससी के लिए 42 सीटें आरक्षित की गई हैं। महिलाओं के लिए भी 50% यानी 104 सीटें आरक्षित हैं। तीसरी सुर्खी पंजाब के अमृतसर से आई है। यहां शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात अमृतसर के गोपाल मंदिर के सामने हुई। शिवसेना नेता मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि मंदिर के बाहर कथित तौर पर कूड़े में भगवान की मूर्तियां मिली। शिवसेना के नेता पुलिस के सामने अपनी बातें रख रहे थे, तभी भीड़ में से अचानक से एक शख्स ने सूरी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर का नाम संदीप सिंह है। वो अमृतसर का ही रहने वाला है और पेशे से दुकानदार है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साध दिया और कहा ट्वीट करके कि पंजाब में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अमृतसर के गोपाल मंदिर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना से नाराज सुधीर सूरी के समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालात को सामान्य करने के लिए पुलिस फोर्स मौके पर बताई गई है कि पहुंच गई है। चौथी सुर्खी से पहले एक सवाल। सोचिए अगर हम सुबह अपनी नौकरी पर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और कंपनी की तरफ से एक मेल आ जाए कि आपकी नौकरी बची है या नहीं, इसकी जानकारी मेल के जरिए दी जाएगी। मेल में यह भी लिखा हो कि अगर आप ऑफिस के रास्ते में हैं तो वापस लौट जाइए। अब मैं सोच रहा हूं कि उन लोगों को क्या होगा जो लोग लैपटॉप ऑफिस में छोड़ के जाते हैं। किसी नौकरी पेशा शख्स के लिए इससे भयानक मेल और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा संदेश ट्विटर के कर्मचारियों को मिला है। जैसे कयास लग रहे थे, एलन मस्क ने ट्विटर में कर्मचारियों की छंटनी के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। मस्क ने ट्विटर के टेक ओवर से पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि वो ट्विटर के 75% से ज़्यादा कर्मचारियों को बाहर कर देंगे और अब कंपनी ने अपने सभी कर्मचारी माफ़ कीजिए ईमेल भेजकर बताया है कि उनकी नौकरी रहेगी या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें मेल के जरिए मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर ने सभी कर्मचारियों को शनिवार को ऑफिस आने से मना कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के एक्सेस कार्ड भी अस्थायी तौर से ब्लॉक कर दिए गए हैं। ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को इस बात की हिदायत भी दी गई है कि वो इस प्रोसेस के बारे में प्रेस या सोशल मीडिया में चर्चा न करें। दर्शकों को मालूम ही होगा कि एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण करते हुए सीईओ पराग अग्रवाल सहित सीएफओ नेट सेगल, कंपनी की लीगल पॉलिसी, ट्रस्ट और सेफ्टी विभाग की हेड विजया गड्डा आदि को बाहर कर दिया था फर्स्ट डे। मस्क ने इसके बाद खुद को कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया और ट्विटर बोर्ड को भी भंग कर दिया। कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पिंक स्लिप्स, यानी कि जो आपको विदा करते हुए पिंक स्लिप दी जाती है, पकड़ाने के साथ ही मस्क ने ब्लू टिक के लिए हर महीने $8 चार्ज करने की बात भी कही है। वैसे जब इस बुलेटिन की तैयारी हो रही थी तब अंतिम समय में जानकारी है कि इंडिया में भी ट्विटर के एम्प्लॉयज़ के कुछ ले ऑफ्स हैं। धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है। जब पक्की हो जाएगी इस बारे में हम ज़रूर आपको सूचित करेंगे। सुर्खियों के बाद अब बारी है दी ललन टॉप चुनाव यात्रा की झलकियों की। आप जानते ही हैं कि हमारे साथी साकेत, सोनल और जेरी हिमाचल प्रदेश चुनाव यात्रा पर हैं। टूरिस्ट्स के लिए हिमाचल में पहाड़ और जंगल ही हैं, लेकिन वहाँ के मेहनतकश लोगों ने बड़ी मेहनत से पहाड़ों की ढलानों पर बाग और खेत भी बनाए हैं। वहीं से आपके सेब और मशरूम आते हैं। तो साकेत और जेरी सोलन की YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री गए। वहाँ छात्रों से समझा कि पारंपरिक बागवानी और खेती में सुधार के लिए इस यूनिवर्सिटी में क्या काम हो रहा है। तो एक दो उदाहरण से समझाइए कि मतलब आपका जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो मतलब किसानों को किस तरीके से मदद पहुंचा रही है। जैसे मान लीजिए मशरूम उत्पादन किसान पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपकी यूनिवर्सिटी मतलब किसी दूसरे मतलब चीज़ों को लेके भी सेब को लेके या फिर दूसरी जो हॉर्टिकल्चर में और भी चीज़ें आती हैं, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी किस तरीके से मदद कर रही है? सर, सबसे पूर्ण रूप से देखा जाए तो हमारी एकमात्र यूनिवर्सिटी है। अगर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड देखा तो हॉर्टिकल्चर की कई ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। पूरी इंडिया में एक ही यूनिवर्सिटी है ये? नहीं, एशिया में अगर पहली यूनिवर्सिटी थी। ऐसे बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे, पर अगर हम यहाँ की बात करें, हमारे इस हिमाचल में 2 यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं। एक तो है हमारी पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय और एक है हमारी ये औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे शोध होते हैं
और अगर हम यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है हमारा एंटोमोलॉजी, वहाँ पर भी हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। जितनी भी कंपनीज़ के उर्वरक होते हैं जिनकी रेगुलेशन होनी होती है तो वो यहीं से पास होके जाते हैं, तो वहाँ पे टेस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू जो रिसर्च ट्रायल लगे होते हैं। कहीं भी अगर मान लीजिए एक हमने रिसर्च ट्रायल लगाया शिमला में, तो अगर कोई पेस्टिसाइड हमें रिकमेंड करना है तो उसके लिए भी जो रिकमेंडेशन होती है वो हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटिव प्रोजेक्ट है। तो वहाँ से जो भी हमारा सैंपल आता है वहाँ चेक होता है। और उसके अलावा यहाँ पर हमारा डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन है, वहाँ से KVK या ट्रेनिंग कराई जाती है हर महीने, तो महीने दर हर एक टॉपिक पर, वेजिटेबल्स पर, हमारे सब्जियों पर, हमारे फल उत्पादन पर, विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनके बारे में। और इसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी निकाली हैं, चाहे वो टमाटर में हों, सोलन भरपूर, जैसे सोलन गोला है, सोलन लालिमा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं। वीरभद्र एक वैरायटी है, वीरभद्र वैरायटी, ये क्या? ये क्राइसेंथेमम में आती है। ये हमारे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है जो फूल विभाग है, फूल विभाग है, उन्होंने निकाली हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी वैरायटियाँ भी हैं और बहुत सारे शोध भी अगर हम देखें तो एप्पल पे करी जा रहे हैं। और अगर मैं आपको सेब के बारे में कहूँ तो यहाँ पर अभी इटली से आई हुई इम्पोर्टेड जितनी भी रूट स्टॉक हैं उनका ट्रायल चला हुआ है। और जैसे ही वो ट्रायल संपन्न होगा थोड़े टाइम में, अब 2-3 साल से चले हुए हैं, इम्पोर्टेड रूट स्टॉक मंगाए हैं। अब जब वो सफल रहेगा तो वो सीधा फार्मर्स को डिसेमिनेट करी जाएगा, फार्मर्स को प्रदान की जाएंगी वो रूट स्टॉक लगाने के लिए। तो आने वाले टाइम में हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और पूर्ण रूप से जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए काम कर रही है। और हमारी यूनिवर्सिटी का अब आने वाले टाइम में अब नेचुरल फार्मिंग पे ज़्यादा, प्राकृतिक खेती जैसा आप सुनते हैं उस पर ज़्यादा फोकस हो। अब आपको हिमाचल से लेकर चलते हैं मुंबई, जहां इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई चल रहा है। यहाँ की झलकियाँ आपको दिखाते हैं। यहाँ मुंबई की राजनीति और समाज से जुड़ी तमाम नामी हस्तियों को दावत दी गई थी। लाजमी था कि सीएम एकनाथ शिंदे भी आते और आए भी। जब उनकी बगावत पर उनसे प्रश्न हुआ तो उन्होंने अपनी पुरानी बात को दोहरा दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनमत शिवसेना भाजपा के पक्ष में आया था। सुन लीजिए। हम लोग चुनाव लड़े थे शिवसेना भाजपा के साथ में, और जो मतदाता है, वोटर्स है, उनका मैंडेट भी था शिवसेना बीजेपी की तरफ। और चुनाव में भी हम लोगों ने प्रचार जो किया था वो बाला साहब ठाकरे जी को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने रखते हुए। फिर भी सरकार जो लोग चाहते थे शिवसेना बीजेपी के बने, उनके चाहत के विरुद्ध में सरकार बन गई। एकनाथ शिंदे के बाद आदित्य ठाकरे भी कॉन्क्लेव में आए। शिंदे की बगावत से पहले भी राजनीति के खुसुर पुसुर में ये बात कई बार कही गई थी कि शिवसेना भाजपा के साथ जाने का मन बना सकती है। जब जब उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात या बात होती तब तब कयास लगने लगते। इसलिए आदित्य से ये पूछा गया कि क्या उनकी शिवसेना फिर भाजपा या एनडीए के साथ जाने पर विचार कर सकती है। इस पर आदित्य ने अंग्रेजी में जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी से नहीं है बल्कि उन 4 दर्जन विधायकों से है जिन्होंने बगावत की। आदित्य ने यह भी कहा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब से संबंध चले आ रहे हैं और आज भी खराब नहीं हुए हैं। अब इस बयान के क्या मायने निकालने हैं ये काम हम टिप्पणीकारों पर छोड़ देते हैं। खबरों का सिलसिला यहाँ होता है पूरा, लेकिन विदा से पहले 2 नए सिलसिलों की जानकारी आपको देनी है। इस बार का ललन टॉप अड्डा हो रहा है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। तारीखें हैं, ये नोट कर लीजिए, 18, 19 और 20 नवंबर। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जल्द शुरू होने वाला है। हमारे साथ आप बने रहेंगे तो सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। सिर्फ अड्डा ही नया नहीं है, क्विज भी नहीं है। दिल्ली ललन टॉप क्विज फिर से शुरू हो गई जिससे आप लाइव खेल सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9 बजे। क्विज खेलने पर आपको इनाम भी मिलेगा। हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें तुरंत 100 रुपए का इनाम भेजा जाएगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, इस कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।